मेरा नाम राबिया सद्दीकी है। मेरा ताल्लुक एक मिडिल क्लास फैमिली से है। हमारे वालिदैन ने हमारी हमेशा हर फरमाइश को पूरा किया है। हम 4 बहन भाई हैं। जुनैद भाई सबसे बड़े हैं और तालीम से फरागत के बाद एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रहे हैं। इनके बाद मायरा आपी हैं जो एमए के आखिरी साल में हैं और अनकरीब इनकी शादी होने वाली है। फिर सायरा आपी हैं जो बीए के साल अव्वल में है और सबसे छोटी मैं यानी राबिया हूँ। एफएससी के बाद रिजल्ट का इंतजार कर रही हूँ और फिलहाल स्कूल में जॉब कर रही हूँ। यूं तो घर में सबसे छोटी हूँ और अपने बाकी बहन भाइयों की निस्बत इतनी खूबसूरत भी नहीं थी। शायद यही वजह थी कि मैं घर में किसी की भी तवज्जो का मरकज न बन सकी। जुनैद भाई ज्यादातर सायरा आपी और मायरा आपी से ही बात किया करते थे और इन्हें ज्यादा तवज्जो और अहमियत दिया करते थे। मैं इनसे ज्यादा बात करते हुए डरती थी और यह हकीकत थी कि मुझ में कहीं न कहीं एहसास कमतरी भी था। मुझे आज भी वो दिन याद है जब फवाद की मेरी जिंदगी में आमद हुई थी। उस रोज मैं थकी थकी से स्कूल से घर आई थी। उफ खुदाया, एक तो इतनी गर्मी, ऊपर से बच्चे भी ना कितना थका देते हैं। मैंने घर में दाखिल होते ही थकन का रोना रोया। न सलाम न दुआ, बस हो गई शुरू। अम्मी ने मुझे डांटा। हमने कोई जबरदस्ती तुम्हें जॉब करने के लिए नहीं कहा। अपने शौक की खातिर कर रही हो तुम, तो भुगतो भी। वाह जी, अब मैं शिकवा भी ना करूं। मैंने मुंह बनाकर कहा। अच्छा अच्छा, ऐसा मुंह मत बनाओ, जाकर फ्रेश हो जाओ और खाना खा लो। और हाँ, सोने की बजाय मेहंदी में जाने की तैयारी कर लेना। फवाद आ रहा है लेने के लिए। सायरा और मायरा की तैयारी पूरी है। तुम भी जरा जल्दी तैयार हो जाना। अम्मी हुक्म सादर करते हुए किचन की तरफ बढ़ गईं और मैं जल्दी जल्दी खाना खाकर मेहंदी में जाने की तैयारी करने लगी। शाम तक हम सब तैयार हो चुके थे। सायरा आपी और मायरा आपी जिस कदर खूबसूरत थीं, खुद को मजीद खूबसूरत बनाने के लिए मुख्तलिफ बेस इस्तेमाल करती थीं और मुझे शुरू से ही इन चीज़ों से कोई खास लगाव ना था। लिहाजा मैं बहुत सादगी से तैयार होती थी, जिसकी वजह से मैं इन लोगों से बिल्कुल अलग सी लगती थी। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ था। मायरा आपी और सायरा आपी की तैयारी देखने के लायक थी। तकरीबन 6 बजे फवाद आ गए। अम्मी ने इन्हें ड्राइंग रूम में बिठाया और सायरा को चाय का कहा। राबिया, तुम चाय बना लो, तुम्हें तो पता है मुझे गर्मी बहुत लगती है और चूल्हे के पास ज्यादा देर खड़े होने से मेरा मेकअप खराब हो जाएगा। सायरा आपी ने मुझे ऑर्डर देते हुए कहा और मैं चाय का इंतजाम करने लगी। जब मैं चाय लेकर ड्राइंग रूम में गई तो फवाद को देखकर दिल एक खास अंदाज में धड़का था और जहन में एक ख्याल सा आया कि जिस इंसान की तलाश में थी कहीं वो ये तो नहीं। पता नहीं क्यों, मगर पहली नजर में फवाद को पसंद करने लगी थी। ये सोचे समझे बगैर कि इसका नतीजा क्या होगा, ताहम मैंने अपनी इस ख्वाहिश को अपने दिल तक ही महदूद रखा था। मेहंदी के फंक्शन में पहुंचे तो वहां का हॉल देखकर हम तीनों बहनें बहुत हैरानगी से एक दूसरे को देख रही थीं। अम्मी अब्बू से हमने ताया के घर के मुतालिक बहुत कुछ सुन रखा था कि इनका माहौल बहुत दकियानुसी है, लेकिन वहां तो अजीब ही मंजर था। लड़कियां ऊंची शर्ट्स और ट्राउजर में मलबूस थीं, दुपट्टे गायब। ये सब हमारे लिए खासा हैरान कुन था। खैर, खाना खाने से फारिग होकर हम घर जाने के लिए गाड़ी में बैठ रहे थे तब ताबिंदा ने अम्मी से कहा कि चची जान, इन तीनों को यहाँ छोड़ जाइए, ये लोग भी हमारे साथ एंजॉय कर लेंगी। अम्मी अच्छी तरह से जानती थी कि हम नहीं रुकेंगी, लिहाजा अम्मी ने ताबिंदा को टाल दिया। इन लोगों से इजाजत लेकर हम घर आ गए। अगले दिन ताई जान ने बारात से पहले ताबिंदा आपी के लिए एक छोटा सा फंक्शन रखा था। मैं और अम्मी चले गए। काफी हल्ला गुल्ला हो रहा था। ताबिंदा आपी के हाथों पर मेहंदी लगाने पार्लर से कुछ लड़कियां आई हुई थीं और घर की तमाम लड़कियां ढोल बजाने और गाना गाने में मसरूफ थीं। मैं भी सबके साथ मिलकर गाना गाने में मशगूल हो गई कि इतने में बड़ी भाभी मेरे पास आई। राबिया, तुम फवाद के साथ चली जाओ, पार्लर वाली लड़कियों को छोड़ने जाना है। मैं अम्मी से इजाजत लेकर फवाद के हमरा चली गई। कार में धीमा धीमा म्यूजिक चल रहा था और इत्तेफाक से मेरे पसंदीदा गाने लगे थे। सारे रास्ते हम खामोशी से बैठे पीछे बैठी लड़कियों की बातें सुनते गए। इन्हें पार्लर छोड़कर वापस आ रहे थे तब फवाद ने मुझसे पूछा कि तुम जॉब करती हो। जी हाँ, टीचर हूँ। अरे अल्लाह रहम करे बच्चों के मुस्तकबिल पर, फवाद ने छेड़ने वाले अंदाज में कहा। हाँ, अगर आप मेरी जगह होते तो ये जुमला बहुत सूट करता। मैं चुप रहने वालों में से नहीं थी। जवाब देना मुझे भी आता था, लेकिन फवाद को जवाब देने के बाद मुझे खुद भी हंसी आ गई। सारे रास्ते यूं ही हल्की फुल्की सी गुफ्तगू होती रही और थोड़ी ही देर में गाड़ी एक आइसक्रीम पार्लर के सामने रुक गई। मैंने फवाद को हैरत से देखा। यहाँ आइसक्रीम बहुत अच्छी मिलती है और मेरी पसंदीदा है। सोचा आज तुम्हें भी अपनी पसंद की आइसक्रीम खिला दूं।
मेरी हैरानगी देखते हुए फवाद ने कहा, देर हो जाएगी, अम्मी फिक्रमंद हो रही होंगी। फिर कभी खा लेंगे, अभी चलते हैं, मैंने जवाब दिया। मगर फवाद मेरी बात को नजरअंदाज करते हुए पार्लर में दाखिल हो गए, तो मजबूरन मुझे भी इनके पीछे जाना पड़ा। मिस राबिया, तालीम जारी रखने का इरादा है या फिर खैर बात कह दिया? खैर बात क्यों कहूंगी, अभी तो मैंने सिर्फ एफएससी किया है, बस एडमिशन शुरू होने का इंतजार कर रही हूँ, फिर मैं बीएस में एडमिशन ले लूंगी, मैंने जवाब दिया। इतने में वेटर आइसक्रीम ले आया। इधर उधर की बातों के दौरान अचानक फवाद ने मुझसे पूछा, तुम किसी को पसंद करती हो? इस गैर मतवक्का सवाल पर मैंने हैरानगी से इसे देखा और इत्मीनान से जवाब दिया, नहीं। क्यों? कोई मिला नहीं या फिर तुम किसी को पसंद नहीं आई? इसका सवाल तंज से भरा हुआ था, जिस पर मुझे बहुत गुस्सा भी आया था, मगर मैंने बहुत तहम्मुल से इसके सवाल का जवाब दिया। अब मैं किसी को पसंद आई या नहीं ये तो मैं नहीं जानती। हाँ, मगर मेरे पास ना तो इन फजूल कामों और बातों के लिए वक्त है और ना ही दिलचस्पी, और ना ही कभी तवज्जो दी। चले, देर हो रही है, अम्मी इंतजार कर रही होंगी, मैंने खुदरे अंदाज में कहा। फवाद ने बिल अदा किया और हम घर आ गए। मैं गाड़ी से उतरने लगी तो फवाद ने पूछा, अगर अम्मी ने तुमसे देर से आने की वजह मालूम की तो तुम क्या कहोगी? वही जो सच है। झूठ बोलकर मैं इनका भरोसा नहीं तोड़ सकती, मैंने इन्हें कदरे तीखे लहजे में जवाब दिया और अंदर आ गई। शादी वाला घर था, अम्मी अपने कामों में मसरूफ थी, इसलिए उन्होंने मुझसे कुछ नहीं पूछा। उस रात फवाद की निगाहें वक्तन फवक्तन मुझ पर ही मरकूज रहीं, मगर मैं इनकी ये दिलचस्पी समझ न सकी। खैर से तबिंदा आपी की शादी निपट गई और मैं अपने घर आ गई। ईद के फौरन बाद मायरा आपी की शादी थी और रमजान का महीना शुरू हो गया था, लिहाजा हम इनकी शादी की तैयारियों में मसरूफ हो गए। हमारे पास वक्त कम था। ईद के चौथे दिन मायरा आपी का माइयो था। राबिया, सायरा, आज अफ्तारी का इंतजाम थोड़ा सा ज्यादा कर लेना, क्योंकि शाम में फवाद आ रहा है और फिर जुनेद के साथ कार्ड बांटने भी जाएगा। बहुत नेक बच्चा है, मुझसे कह रहा था कि आंटी जी आप बिल्कुल फिक्र मत करें, जुनेद अकेला नहीं है, मैं हूं ना इसके साथ, सारे काम करवा लूंगा। मेरी तो परेशानी ही दूर हो गई है। एक रोज अम्मी ने फवाद के कसीदे पढ़ते हुए बताया था। मैं और सायरा भी जल्दी जल्दी अफ्तारी और खाने का इंतजाम करने लगे। तकरीबन शाम 6 बजे फवाद आ गए। सबके साथ अफ्तारी करने के बाद वो और जुनेद भाई कार्ड बांटने चले गए। दूसरे दिन जुम्मतुल विदा था। अम्मी ने फवाद से कहा कि वो आज रात यहीं रुक जाए। फवाद तो जैसे मौके की तलाश में थे, फौरन रुक गए। रात में हम लोग बैठे आपी की साड़ी की डिजाइनिंग कर रहे थे कि इतने में दरवाजा बजा और फवाद अंदर आकर बैठ गया। मैं कुछ मदद करूं? मैंने इन्हें चौंक कर देखा और नफी में सर हिलाकर दोबारा काम में लग गई। इतने में सायरा आपी किसी काम से किचन में चली गई। फवाद ने मौका देकर मुझसे बात शुरू की। राबिया, तुम अपने घर में सबसे अलग हो, शक्ल सूरत के लिहाज से। जानती हूँ मैं अपने बहन भाइयों की तरह खूबसूरत नहीं हूँ। मेरे जवाब पर फवाद शर्मिंदा हो गया। नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। दरअसल मैं बात को घुमा फिरा कर कहना नहीं चाहता। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। राबिया, तुम मुझे अच्छी लगती हो, उसी दिन से जब मैं तुम्हें अपने साथ लेकर गया था। तुम्हारे साथ गुजरे हुए वो लम्हे मेरी जिंदगी के सबसे खूबसूरत लम्हे हैं। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं बहुत जल्द अब्बा और अम्मा को तुम्हारे घर भेजूंगा। बस एक बार तुम्हारा जवाब चाहता हूँ कि तुम्हें इस रिश्ते पर कोई एतराज तो नहीं है? फवाद कहते कहते रुके। वो मेरे जवाब के मुंतजिर थे और मैं इनकी बातों के शहर में गुम हवाओं में उड़ रही थी कि कोई तो है जो मुझ जैसी लड़की से भी प्यार कर सकता है, जो मेरी वाजबी सी शक्लो सूरत पर भी मुझे पसंद करता है। मैं इन्हीं सोचों में डूबी थी कि सायरा आपी भी अंदर आ गई और मैं फवाद से अपने दिल की बात ना कह पाई कि मैं भी इन्हें पसंद करती हूँ। फवाद मेरे जवाब के इंतजार में थे और आपी की डर की वजह से मैं कुछ नहीं कह पाई। फिर ईद आ गई। ईद के चौथे रोज मायरा आपी का माइयो था। फवाद माइयो से एक दिन पहले ही आ गया। हम लोग अंदर कमरे में बैठे हंसी मजाक कर रहे थे। तभी मुझे कुछ ऐसा एहसास हुआ कि फवाद और सायरा आपी एक दूसरे से बहुत ज्यादा फ्रैंक हो रहे हैं और मुझे इस तरह नजरअंदाज कर दिया था जैसे मैं वहां मौजूद ही नहीं हूँ। मुझे अचानक अपनी कम मायगी का एहसास होने लगा। सायरा, तुम्हारे बाल बहुत ही खूबसूरत हैं। फवाद ने बेसाख्ता आपी की तारीफ की, जो मुझसे कतई बर्दाश्त ना हुई। थैंक यू, आपी ने मुस्कुराते हुए कहा। राबिया और मेरे बाल एक जैसे हैं, पता नहीं, लेकिन तुम्हारे बाल सचमुच बहुत हसीन हैं। और पता है सायरा, तुम खुद भी बहुत प्यारी हो। फवाद आपी की तारीफ पर तारीफ किए जा रहे थे और मैं दिल ही दिल में कोड़ रही थी। हालांकि मैंने कभी आपी तो क्या किसी से भी जेलसी महसूस नहीं की थी,
लेकिन आज मुझे आप ही से जलन हो रही थी। मुझे अपना आप बहुत कमतर लग रहा था। शायद ऐसा ही था, क्योंकि मैं और फवाद एक दूसरे को पसंद करते थे। फिर ऐसे ही इनका रुझान किसी और की तरफ देखकर मुझे बुरा लग रहा था। सायरा, तुम किसी से प्यार करती हो या किसी को पसंद करती हो? अचानक फवाद ने आप ही से पूछा, और आप ही पहले तो काफी देर फवाद को देखती रही, फिर इनकार में जवाब दिया। अच्छा ये बताओ, मोहब्बत तुम्हारे नजदीक क्या है? किसी को हासिल कर लेना या फिर? फवाद ने आप ही को बगौर देखते हुए पूछा। मोहब्बत सिर्फ किसी को पा लेने का नाम नहीं, बल्कि मोहब्बत तो ये होती है कि अपनी मोहब्बत की खुशी के लिए कुर्बानी दे दी जाए। आप ही के जवाब से फवाद बहुत मुतासिर लग रहा था। फिर गुजरते दिन के साथ साथ आप ही और फवाद के दरमियान दोस्ती का रिश्ता कायम होता चला गया। मायरा आपी की शादी इख्तिताम को पहुंच गई और पूरी शादी में फवाद और आपी एक दूसरे से करीब आ गए थे। फवाद का बात बात पर आपी की तारीफ करना, इनकी ड्रेसिंग, हेयर स्टाइल, मेकअप को सराहना मुझे चुभता था, मगर मैं नजरअंदाज करती रही। राबिया, तुम बहुत डार्क कलर्स की ड्रेस पहनती हो। एक तो तुम्हारा कॉम्प्लेक्शन डार्क है, ऊपर से ऐसे कलर्स के सूट में बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। यार, सायरा की तरह थोड़े ब्राइट कलर्स पहना करो। उस रोज फवाद ने मेरे लिबास पर तनकीद की तो मुझे झटका लगा और मैं सिर्फ अच्छा कहकर वहां से उठकर चली गई। फिर तो ये रोज का मामूल बन गया। मेरी हर बात, हर आदत, मेरे उठने बैठने, यहाँ तक कि मेरे हर काम में फवाद मुस्तकिल खामियां निकालता रहा। कभी सबके सामने और कभी सिर्फ आप ही के सामने, और कभी तो आप ही के साथ मिलकर मुझ पर तंज भी किया करता, और मैं चुपचाप इसकी बातें बर्दाश्त करती रही। समझती थी कि वाकई मुझ में खामियां हैं, बहुत सारी कमियां हैं मुझ में, और जब मैं अपनी इन खामियों को दूर करने की कोशिश करती तो फवाद और सायरा आपी मजीद मेरा मजाक उड़ाया करते। ये सूरत-हाल मेरे लिए इंतहाई तकलीफ दे थी। अक्सर मैं इतनी परेशान हो जाती कि खुदा से शिकवे करने लगती कि या खुदा, ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? तूने मुझ में इतनी खामियां क्यों रखी हैं? अगर मुझ में इतनी खामियां डाली थी तो फिर मुझे ऐसे लोगों में क्यों भेजा जिनमें बहुत सारी खूबियां हैं? अक्सर मेरी जबान से अपने परवरदिगार के लिए ऐसे ही सवालात निकलते थे। फिर एक दिन वो हुआ जिसने मेरी दुनिया में तहलका मचा दिया। मेरी नींदें, मेरा सुकून, मेरे जज्बात, सब कुछ खत्म हो गए थे। उस दिन मुझ पर ये बात खुली कि फवाद और आपी की दोस्ती बहुत तेजी से मोहब्बत में बदल गई है, और मैं बेखबर अंधों की तरह फवाद पर भरोसा करती रही। इस गलत फहमी में जीती रही कि इन दोनों के दरमियान दोस्ती है। फवाद मुझसे मोहब्बत करते हैं, मैं इनके लिए बहुत मायने रखती हूँ। लेकिन ये सब कुछ झूठ था। हकीकत में आपी और फवाद एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, और मैं इनकी जिंदगी का सबसे बड़ा कांटा थी। ये जानने के बाद मैं अंदर से टूट फूट का शिकार हो गई। जिस इंसान की खातिर मैंने खुद को बदलना चाहा, वो तो मेरा था ही नहीं। मैंने अपने दुख का जिक्र अपनी इकलौती दोस्त से किया। इसने मुझे हौसला और तसल्ली देने की बहुत कोशिश की थी। यार राबिया, ये तो धोखा है। तुझसे कहता है कि मैं तुझे पसंद करता हूँ, अब सायरा आपी से मोहब्बत करता है। यार, जब तू आज इन दोनों का ऐसा रवैया बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो कल शादी की बात किस तरह एडजस्ट कर सकेगी? अजीरन बन जाएगी तेरी जिंदगी। बेहतर है माकूल फैसला करो और 3 जिंदगियां बर्बाद होने से बचा लो, वरना कल ना तो तुम खुश रह पाओगी और ना ही फवाद को खुश रख पाओगी। आज अगर शक का एक बीज भी तुम्हारे रिश्ते में आ गया तो कल ये दरख्त बन जाएगा, जिसकी जड़ें बहुत मजबूत हो जाएंगी। खुद को और फवाद को इस अजियत से बचा लो। सिद्रा मेरी दोस्त, मेरी खैर ख्वाह थी, और इसका मशवरा भी मुझे बहुत अच्छा लगा। यूनिवर्सिटी से वापस आकर मैंने फवाद को फोन किया। फवाद, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। आप कुछ देर के लिए घर आ सकते हैं क्या? राबिया, मैं रास्ते में हूँ और घर ही आ रहा हूँ, फवाद ने कहा और फोन बंद कर दिया। जब फवाद आए तो मैं ये देखकर हैरान रह गई कि वो अकेले नहीं बल्कि सायरा अपी भी इनके साथ थी। वो लोग गालिबन शॉपिंग कर कर आ रहे थे। इस मंजर को मैंने जैसे खून का खून पीकर बर्दाश्त कर लिया। आपी भी नजरें चुराते हुए अम्मी के कमरे की तरफ चल दी और फवाद वजाहत देने लगे। ऑफिस से वापसी पर सायरा का फोन आ गया था कि मुझे कुछ शॉपिंग करनी है, तो मैं इसे ले गया। इसलिए बहुत थक गया हूँ। तुम्हें क्या कहना था, क्या बात है? इसने बात बदलते हुए कहा। ड्राइंग रूम में बैठकर बात करते हैं। मैं नहीं चाहती कि अम्मी के कानों तक ये बात जाए। मैं इन्हें ड्राइंग रूम में ले आई और कहा, फवाद, मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। क्यों? क्या किसी और को पसंद करती हो? फवाद ने हैरानगी से मुझे देखा। नहीं, मैं नहीं करती, बल्कि आप किसी और से। मेरा मतलब है सायरा आप ही से मोहब्बत करते हैं,
और मैं आप दोनों की मोहब्बत के दरमियान आकर गुनाहगार नहीं होना चाहती। मैं बोलते बोलते रुकी और फवाद के चेहरे को देखने लगी, जिस पर मुझे पछतावे का एक रंग तक नजर नहीं आ रहा था, जिससे वाजिया था कि वो मेरे इस फैसले से मुतमईन था। राबिया, ये सच है कि मैं सायरा से मोहब्बत करता हूँ, मगर मैंने इसे कह दिया है कि मैं इस शादी सिर्फ और सिर्फ राबिया से ही करूंगा, और वो इस बात पर राजी है। राबिया, मोहब्बत पर किसी का इख्तियार नहीं होता, मेरा भी नहीं था। फवाद ने मुझे अपनी बातों से कायल करने की कोशिश की। मैं जानती हूँ मोहब्बत पर किसी का इख्तियार नहीं होता, वो तो कभी भी किसी से भी हो जाती है। जिस तरह मोहब्बत पर किसी का इख्तियार नहीं होता, इसी तरह किसी की मोहब्बत को इससे अलहदा करने का भी किसी को हक नहीं होता। और मुझे भी हक नहीं है कि आपकी मोहब्बत को आपसे जुदा करूं। और फिर आंखों देखी मक्खी तो कोई नहीं निकलता। आपसे शादी करके अपनी 3 जिंदगियां बर्बाद नहीं करना चाहती, मैंने कहा और रोते हुए अपने कमरे में आ गई। कमरे में बंद कितनी देर तक मैं रोती रही। वो रात क्यामत बनकर मुझ पर गुजर रही थी। फवाद से पहली मुलाकात की सारी बातें, सारा मंजर रात भर मेरी निगाहों में घूमता रहा। मुझे अब अंदाजा हो रहा था कि फवाद और मेरे दरमियान प्यार कभी था ही नहीं। सिर्फ एक कशिश थी जो आप ही की खूबसूरती के आगे बिल्कुल खत्म हो गई थी। और मेरी तारीख जिंदगी जो फवाद के आ जाने से रोशन हो गई थी, फिर से तारीख हो गई थी, मेरे चेहरे की तरह। लेकिन अपने वालिदैन की खातिर मैंने खुद को संभाल लिया था। एक रोज बहुत सादगी से आपी और फवाद की मंगनी हो गई। वो दोनों बहुत खुश थे और मुझे बज़ाहिर खुश नजर आना था। सबको दिखाना था कि मैं इस रिश्ते से खुश हूँ। आपी की मंगनी को 6 महीने हो गए थे। फवाद का घर में आना जाना भी बढ़ गया था और मेरे हर मामले में इसकी दखल अंदाजी भी बढ़ती जा रही थी, जो मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही थी। एक दिन जब मैं बहुत ज्यादा गुस्से में थी तो मैंने सबके सामने फवाद को सुना भी दिया। इसके बाद से फवाद मेरा जैसे दुश्मन ही बन गया। अब इसकी कोशिश होती थी कि किसी तरह मुझसे अपनी इस बेइज्जती का बदला ले। चुनांचे इसने घर वालों के दिलों में मेरे खिलाफ जहर भरना शुरू कर दिया। घर वाले तो पहले भी मुझसे कई बातों पर खाइफ रहते थे, लिहाजा फवाद को इनका ब्रेन वॉश करने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी और वो अपने मकसद में खासी हद तक कामयाब भी हो गया कि मुझे घर वालों की नजरों में बुरा बना दिया। मैं खुद को सही साबित करने की लाख कोशिश करती, मगर घर वालों के दिलो दिमाग पर तो फवाद का भूत सवार था। मैंने फवाद को यकसर नजरअंदाज करना शुरू कर दिया था, मगर इस हाल में भी इसको चैन नहीं था। वो वक्फे वक्फे से मुझ पर तंज के तीर बरसाता रहता। एक दिन तो इसने शराफत की तमाम हदें पार कर दी। इसने मुझसे बदतमीजी और जबरदस्ती करने की कोशिश की। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि फवाद इस हद तक भी गिर सकता है। मैंने इस बात का जिक्र अम्मी से किया तो अम्मी तो सुनते ही भड़क गईं। उन्होंने अब्बू से शिकायत करते हुए कहा, वो इस रिश्ते के बारे में फिर से सोच समझ लें। फवाद के लक्षण अच्छे नहीं लगते। ये बात आपी के कानों तक भी गई। आपी, जो कि अब्बू की बेइंतहा लाडली थी, उन्होंने अब्बू के सामने अपनी भड़ास निकाली थी। राबिया झूठ बोल रही है, ये मुझसे जलती है। मैं खूबसूरत हूं ना, और फवाद मुझसे शादी करना चाहते हैं। राबिया ये बात बर्दाश्त नहीं कर पा रही। मुझे फवाद पर भरोसा है, वो ऐसा कर ही नहीं सकते। राबिया इन पर झूठा इल्जाम लगा रही है, और फवाद आपका भतीजा है। आप जानते हैं वो ऐसा नहीं है। आप ही ने मुझे गलत और फवाद को सही साबित करना चाहा, और वो कुछ कामयाब भी हो गई थी। अब्बू को आपी की बातों पर यकीन आ रहा था, मगर अम्मी मुतमईन नहीं थी। यूं आपी और फवाद का रिश्ता खत्म हो गया। आपी इस बात से बहुत ज्यादा दिल बर्दाश्ता हो गई थी। काफी दिन तक वो बिल्कुल अपसेट रही। अपनी मंगनी टूटने का कसूरवार वो मुझे ही समझ रही थी, इसलिए वो मुझसे नफरत करने लगी। रिश्ता खत्म होने के एक हफ्ते बाद ही फवाद पर बैंक करप्ट का इल्जाम लग गया और अम्मी अब्बू के सामने इसका किरदार मजीद खुलकर सामने आ गया। इन्हीं दिनों सायरा आपी के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता आया, मगर आपी मुतमईन नहीं थी। इनके दिल में अब भी फवाद की मोहब्बत बसी हुई थी। बहरोज भाई चार्टर्ड अकाउंटेंट थे और इंसान भी बहुत अच्छे थे। आपी की बारात से एक दिन पहले मैंने आपी के कमरे में जाकर इनसे माफी मांगी थी। आपी, कल आपकी शादी हो जाएगी। बहरोज भाई को अम्मी अब्बू ने आपके लिए पसंद किया है। वो अच्छे इंसान हैं, आपका बहुत ख्याल रखेंगे। मैं जानती हूँ आप अब भी फवाद वाले मामले को लेकर आप मुझसे नाराज हैं, लेकिन मेरा यकीन कीजिए, फवाद ने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। अगर मैंने आपका दिल दुखाया है तो प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिए। किन किन बातों के लिए माफ करूं मैं तुम्हें राबिया? तुम्हारे झूठ के लिए, फवाद पर लगाए गए इल्जाम के लिए। मेरी शादी तुम्हारी वजह से फवाद से नहीं हुई। मैं तुमसे शदीद नफरत करती हूँ और तुम्हें कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। कभी नहीं, दफा हो जाओ और आइंदा मुझसे कभी बात करने की जरूरत नहीं है। मैं रोते हुए अपने कमरे में आ गई।
मुझे इस बात का बेहद दुख था कि आप ही मेरा यकीन नहीं कर रही थीं। इन्हें लगता था कि मैंने इनसे झूठ बोला है। हालांकि मैं इन्हें खुश देखना चाहती थी, बहरहाल आप ही की शादी बहरोज भाई से हो गई और हकीकत में बहरोज भाई बहुत अच्छे शौहर साबित हुए। उन्होंने आप ही को जिंदगी की हर खुशी दी थी, मगर आप ही के दिल में आज भी फवाद की मोहब्बत जिंदा है। मैं अपनी पहली मोहब्बत को अभी तक भूल नहीं पाई। वक्त गुजरता रहा और बहुत कुछ तब्दील भी हो गया। मायरा आपी के 3 बच्चे हैं और वो अपने शौहर के साथ बहुत खुश हैं। सायरा आपी और बहरोज भाई मुस्तकिल ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो गए हैं। जुनैद भाई भी शादी के बाद अपनी फैमिली के साथ कनाडा चले गए। मैंने अभी तक शादी नहीं की। मेरी जिंदगी मेरे वालिदैन की खिदमत तक ही महदूद हो गई है और ये मेरा और मेरी जिंदगी का अहम फरीजा है। मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूँ। बिना शादी के भी, बगैर शादी के भी एक इंसान खुश रह सकता है और ये बात मैंने साबित कर दी है। लेकिन आपको मैं ये भी बताती चलूं कि आज तक मैं फवाद की मोहब्बत को फरामोश नहीं कर सकी। मैंने इसे सच्चे दिल से मोहब्बत की थी और इसने मुझसे बेवफाई की, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि मैं खूबसूरत नहीं थी। काश मैं खूबसूरत होती तो कभी वो मुझसे बेवफाई नहीं करता।